तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो कैसा रहा आप लोगों का ये दिन, जरूर बताइएगा मुझे। पूरा दिन आप लोगों ने जिस तरीके से सोचा था कि उस तरीके से यूटिलाइज किया है या फिर कोई कमियां खामियां रही हैं। अगर कोई कमी खामी रही हो तो उसको जरूर इंप्रूव कीजिएगा। कितना प्रतिशत आप लोगों ने टारगेट जो मॉर्निंग में डिसाइड किया था वो अचीव किया है, ये जरूर बताया करो। इससे क्या रहेगा, इससे आप लोगों की इफिशिएंसी आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। देखो एक बार जो बच्चे रेगुलरली ये काम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे आप लोग अपने आप को नाप पाते हो। कहते हैं नाप तोलकर अपने समय को ढंग से यूटिलाइज करना, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वो तभी होगा जब आप लोग इस चीज के ऊपर ध्यान रखेंगे, वरना बिल्कुल ऐसे पता भी नहीं चलता कब बैठे बैठे यार एक तरीके से जिंदगी में शरीर के ऊपर मोटापा चढ़ गया, जरा सा एक इंसान जो है जरा सा फ्री क्या बैठना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से कई सारी बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो हर चीज ऐसे ही है, अगर उसके ऊपर आप लोग गौर नहीं दोगे, नजर नहीं डालोगे, तो सारी चीजें लाइफ में इसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगी। बड़ी प्यारी बात बोली गई है, क्या बोला गया है, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनके वही निकलता है। अगर जिंदगी में आप लोगों ने कई सारी अगर आसपास भी कहानियां सुनी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक रोटी को निकालना है एक चूल्हे के अंदर से तो चिमटे को अपना मुंह जलाना पड़ता है। अगर आप लोगों को अगर रोटी खानी है, पेट भरना है, तो आप लोगों को दांत चलाने पड़ेंगे, उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, तब जाकर वो आप लोगों के पेट में जाएगी। इसी तरीके से आप लोगों ने मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, इसमें कहता नहीं है कि एक तरीके से कि जब धरती में हल चलता है तभी जाकर उस धरती पर जो है अनाज उगता है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इंसान को भी इसी तरीके से अपने आप को तपाना पड़ता है। इवन सूरज भी अपने आप को जला जलाकर आप लोगों को रोशनी देता है। और इतनी दूर क्या जाना है, अपने घर पे देखो ना, आप लोगों के मम्मी पापा जो हैं वो आप लोगों के लिए किस तरीके से मेहनत करते हैं, हर टाइम आप लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीके से अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वो भूल चुके हैं, बस ये है कि बच्चे कामयाब हो जाएं, बस बच्चे ही सब कुछ हो गए उनके लिए। तो वो भी अपनी जिंदगी अपने आप को जला जलाकर आप लोगों को रोशनी दे रहे हैं। तो ये होती है एक तरीके से मेहनत पर, लेकिन अगर उस मेहनत का फल अगर आप लोग उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं वापसी, तो फिर देखिए उनकी मेहनत जो है वो उनको लगेगी बर्बाद कर दी, गलत जगह अपनी मेहनत लगा दी। तो अभी आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों को किस तरीके से उसको चीजों को ढंग से यूटिलाइज करना है, जो आप लोगों के मदर फादर, आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा ने आप लोगों के लिए इतना कुछ किया है। तो हमेशा संघर्ष लाइफ में आप लोग आएंगे, पर लेकिन उन संघर्षों से आगे बढ़कर ही आपकी जिंदगी जो है वो सही डायरेक्शन में बढ़ेगी। और देखिए इंसान ना जिंदगी में एक ऐसा पुतला है जो कि कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। आप लोग को कोई भी इंसान धरती पर ऐसा नहीं मिलेगा कि वो कंप्लीटली परफेक्ट है, कोई ना कोई कमी हर एक इंसान में रहती है। अब उसको कैसे आप लोग सुधार रहे हैं, जहां जहां पर आप लोगों को लगता है यार जिंदगी में एक कमी है, उसको सुधारते हुए चलो और आप लोग अपनी जिंदगी को निहारते हुए चलो, तो आप लोग अपने आप को एक टाइम पर ऐसी जगह पाओगे कि यार वाओ यही तो बनना था जिंदगी में। पर लेकिन उसके लिए काम करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग सोओगे सुबह और सुबह सब कुछ आप लोगों को परफेक्ट मिलेगा, ऐसा किसी के साथ नहीं हो भाई साहब आज तक, तो आप लोगों के साथ में कैसे हो जाएगा। तो जिंदगी में मेहनत कर ही चीजें आप लोगों को मिलेंगी और मेहनत करते हुए आप लोगों को रहना पड़ेगा। ओके, शानदार डिस्कशन रहने वाला है, टकटकी लगाकर देखिएगा। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए दो तरीके से चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। एक तो होता है कोई काम आप लोग किसी इंसान को बोले वो आप लोग काम करके दे दे, ठीक है, ये एक तरीके से आप लोगों ने मार्केट में कोई काम करवाया, उसको पैसे दे दिए और काम खत्म हो गया। पर लेकिन अगर आप लोग जो काम मार्केट में वो करता है उस इंसान को आप लोग सैलरी देना स्टार्ट कर दें और उसको अपने घर पर ही रख ले और उसको बोलो कि अब तुमको बस एक सैलरी मिल जाएगी मंथली, बाकी जब भी मैं तुमको काम बोलूंगा तुमको ये काम करना है, तो उसको बोलते हैं इन हाउस प्रोडक्शन। यानी कि अपने ही बेसिकली कंपनी के अंदर, अपने ही हाउस के अंदर इंसान को रख लिया। अब ये आपका काम करेगा, आप लोगों के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल काम के पैसे नहीं लेगा। ऐसा ही कुछ किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। यहाँ पर अभी लेटेस्ट एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया इनके द्वारा, जिसका नाम रखा गया ASIGMA। तो यहाँ पर क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, बाकी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा काफी कुछ। इससे पहले AWAN हुआ करता था, ये AWAN को रिप्लेस करेगा, जो कि लगभग 15 साल से यहाँ पर काम कर रहा था। पर लेकिन आप लोग समझ सकते हैं 15 साल जो है तब से लेके दुनिया जो है काफी चेंज हो चुकी है। तब से हम लोग लगभग 2 बार तो हम ही आज की डेट में अगर बात करें चांद पर जा चुके हैं, तो इसलिए जरूरी हो गया कि इन चीजों को भी चेंज किया जाए। तो बाबा आदम के जमाने की चीजें तो उनको चेंज करना पड़ेगा, लेटेस्ट क्या क्या चीजें उसके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो समझेंगे काफी डिटेल में क्या क्या चीजें हैं। अगर बात करें, आप लोगों ने कई बार सुना होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी क्या होती है और बैंकरप्सी क्या होती है, क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में? नहीं पता है तो टेंशन मत लेना, आज के बाद में नहीं बोलोगे, ठीक है, सारी चीजें डिटेल में क्लियर करूंगा। आप लोगों को बस ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा प्रपोज किया गया अमेंडमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर में, यानी कि कौन सा मंत्रालय है यहाँ पर जो इसके लिए काम करता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नॉर्मल भाषा में आप लोग बोल देते हैं दिवालियापन हो जाना, ठीक है, एक तरीके से इंसान का दिवालिया निकल गया, सुना होगा ना आप लोगों ने, तो वही है दिवालिया बस, लेकिन हाँ इंसान का थोड़ा कंपनी का निकला है, ठीक है। आगे बात करेंगे CSIRO, ये क्या है भाई साहब, इसके बारे में आप लोग बताइए।
CSIRO, इसके बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था इसके बारे में, हालांकि जो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया था। अगर बात करें यहाँ पर, ये हैंड फिश यानी कि एक ऐसी मछली जिसके हाथ है, यहाँ पर अभी देखने को मिली लगभग 22 साल बाद। तो इसके बारे में बताना है कि कहाँ ये अभी रिसेंटली देखने को मिली। तो दो क्वेश्चन है, एक तो ये और दूसरा यहाँ पर कौन से कोस्ट पर ये देखने को मिला, ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग को बताना है। एक ऐसा हमारी कंट्री के द्वारा बिल्ड किया गया जंगी जहाज जिसको अभी डीकमीशन किया गया है। डीकमीशन का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? डीकमीशन मतलब क्या किया जाता है, मतलब प्रोसीजर क्या होता है डीकमीशन करने का। तो ये प्रोसीजर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, अब आप लोगों को बढ़ाऊंगा अच्छे से। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था यहाँ पर एक हमारे खुद के द्वारा बनाई गई मिसाइल, जो कि सरफेस से सरफेस पर वार करती है। इस मिसाइल का नाम आप लोगों को बताना है, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी थी। और ये जो मिसाइल लॉन्च की गई उड़ीसा का एक कोस्ट है यहाँ पर, उसका नाम भी आप लोगों को मैंने कई बार डिस्कस किया है। अब तो आप लोगों को रट भी गया होगा, बताइए देखता हूँ किस किस को याद है। ठीक है, एक बहुत महान प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनके नाम पर उसका नाम रखा गया है। अब तो आप लोग बता ही दोगे। अब भी नहीं बता पाओगे तो गलत बात है फिर। ठीक है, चलिए जो भी है आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूज एक एक कर यहाँ पर देखेंगे। एक पहले आप लोगों को एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डे बता देता हूं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर, ये है बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस, यानी कि अगर कोई महामारी आती है तो उसके लिए कैसे आप लोग प्रिपेयर रह सकते हैं। तो 27 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें एपिडेमिक, यानी कि जैसे अभी आप लोगों को कोविड-19 की बीमारी देखने को मिली, तो उसने भी स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिला वो एपिडेमिक था, बाद में आगे चलकर वो पेंडेमिक बन गया। तो खतरनाक चीजें काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को भी देखने को मिली। जिस किसी महानुभूति के मन में ये भी कंफ्यूजन आ रहा होगा कि एपिडेमिक क्या होता है और पेंडेमिक क्या होता है, तो इसमें भी आप लोगों को डिफरेंस में बता देता हूं एक तरीके से, ताकि आप लोग समझ पाए। अगर आप लोगों को बोले कोई एपिडेमिक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई यहाँ पर आज के में कोलंबिया के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में दुनिया भर के कोरोना के केस आ गए। ठीक है, पर लेकिन और दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक है, बस कोरोना के सारे केस जो है यहाँ पर ये कोलंबिया के अंदर आ गए, और सारे केस जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। दुनिया भर के केस है यहाँ पर, बेइंतहा केस है। तो आप लोग इसको क्या बोलोगे? कोलंबिया के अंदर एपिडेमिक आ गया। पर लेकिन जब ये माहौल यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोलंबिया के अंदर है, वही अल्जीरिया के अंदर बन गया, वही फ्रांस के अंदर बन गया, वही स्वीडन के अंदर बन गया, वही कनाडा के अंदर बन गया, वही इंडिया के अंदर बन गया, वही साउथ अफ्रीका के अंदर बन गया, वही चाइना के अंदर, रशिया के अंदर बन गया, वही जापान के अंदर बन गया। तो यही जो एपिडेमिक है वो अब पेंडेमिक बन गया। तो यानी कि कोरोना वायरस जो था पहले चाइना के अंदर था तो वो एपिडेमिक था, और अब की डेट में वो ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंच चुका है, तो वो पेंडेमिक बन चुका है। तो ये हो गया एपिडेमिक और पेंडेमिक में डिफरेंस। अब आप लोगों को मैं एक शब्द और बताऊंगा जो कि आप लोग कंफ्यूजन नहीं रखना है, उसको बोलते हैं एंडेमिक। अब एंडेमिक क्या है यहाँ पर? ये एंडेमिक यहाँ पर ये कि जो ये एक तरीके से जो ये एपिडेमिक था ये पेंडेमिक बन गया, क्योंकि एपिडेमिक की जगह पेंडेमिक सब जगह बन गया। अगर इस पेंडेमिक के ही जो इतने लार्ज स्केल पर ये केसेस हैं, ये बहुत छोटे छोटे से केसेस हो, यानी कि यहाँ पर एक कोरोना वायरस का केस है, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट से केस हो, थोड़े थोड़े से। ठीक है, पर बहुत सारी जगह पर हो, तो इसको आप लोग एंडेमिक बोलेंगे। यानी कि एंडेमिक जो है वो आगे चलकर काफी लार्ज स्केल पर जब वो केस बहुत सारे बढ़ जाते हैं, वो एंडेमिक जो है वो पेंडेमिक बन जाता है। ठीक है, पर लेकिन एपिडेमिक जो है वो एक ही एरिया में देखने को मिलता है। अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कभी नहीं होना चाहिए। तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो अलग से बता दिए। एंडेमिक का मतलब होता है एक एक आधा इस केस ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह। इसी के साथ में जो है एपिडेमिक का मतलब होता है एक ही जगह पर सारे केस, और पेंडेमिक का मतलब होता है एपिडेमिक सब जगह, यानी कि सब जगह एपिडेमिक फैल गया, ये पेंडेमिक बन गया। ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या हो गया? वो पेंडेमिक हो गया। कंफ्यूजन नहीं है ना? अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये सिचुएशन जो है उसको रोकने के लिए कि किस तरीके से हम लोग को अपने आप को तैयार रखना है। तो अगर कल को कोई एपिडेमिक सिचुएशन बनती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके साथ में हम लोग कैसे फाइट करना है ताकि आगे चलकर वो पेंडेमिक न बन जाए। तो ये बेसिकली इसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड को साथ में आना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जैसे अभी कोविड-19 का बन गया, अगर सबने उस टाइम पर एक साथ एक सूझबूझ के साथ में काम किया होता तो कभी भी हम लोग इस माहौल में नहीं पहुंचते। पर वही है, इंसान जो है सोचता है कि अपने को बचा ले, बाकी जो होगा होता रहेगा। तो फिर तो यार देखिए ऐसा ही माहौल आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिनको हम लोग को समझना पड़ेगा, वरना सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब होती नजर आती है। ठीक है, चलिए जो भी है ये कुछ ऐसी पॉइंट थे जो कि आप लोगों से कंफ्यूजन में डालकर क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। देखिए अगर ढंग से आप लोग माइंड में क्लैरिटी रखेंगे ना टॉपिक के बारे में, तो भाई साहब क्वेश्चन कहीं से भी घूम के क्यों ना आ जाए, आप लोगों ने उसको मसल दोगे, यानी कि एक तरीके से वो आप लोगों के सामने रोता हुआ नजर आएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ये आप लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है। इसी के साथ में बैंकिंग वाला सिस्टम वाला टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं, और कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म लाने की बात की जाती है, तो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जीएस पेपर 2 और सेकंड दोनों के अंदर आप लोग यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, हमारी कंट्री में एक मंत्रालय है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री। तो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री को ऐसा लगा यार देश के अंदर ना बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि दिक्कत में चल रही हैं, जिनका एक तरीके से नहीं, एक तरीके से दिवालिया या फिर दिवालियापन जिनका निकल रहा है,
और वो जो कंपनी है उनके केस भी पड़े हुए हैं लंबे समय से ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक तरीका का कोर्ट होता है जिसमें यहाँ पर ऑल्टरनेटिव रहता है कोर्ट का, ताकि यहाँ पर कोर्ट के ऊपर बर्डन न पड़े, तो तब तक यहाँ पर ये चीजों को देखे। तो इसके चलते काफी सारे केसेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर इसके अंदर पड़े हुए हैं और उनका कोई सोल्यूशन निकल रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर बोला गया कि यार इसके अंदर अमेंडमेंट करो, जो इंसॉल्वेंसी यानी कि जो एक तरीके से नहीं दिवालिया या फिर दिवालियापन हो गया है, तो उसका सोल्यूशन आप लोग निकालो और डिस्ट्रेस में जो कंपनी है उनको बचाओ वहां से। वो त्राहिमाम में चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, तो भाई साहब बचा लो उनको। तो मिनिस्ट्री के द्वारा सजेस्ट किया गया कि यार ऐसा करते हैं कि जो ट्रिब्यूनल के अंदर ये केस जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर पहले तो आप लोग ये करो कि जल्दी जल्दी यहाँ पर केस पहुंचे, फास्ट पहुंचे यहाँ पर केस, ठीक है, और फिर इनका सॉल्यूशन भी फास्ट निकले। यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर इसी के अंदर में, अगर यहाँ पर केस ढंग से नहीं जाएंगे ट्रिब्यूनल में तो आराम से जाएंगे तो आराम से इनका सॉल्यूशन निकलेगा, और तेज तेज जाएंगे तो तेज तेज सॉल्यूशन निकलेगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा प्लान बनाया गया कि एक तरीके से कहीं ना कहीं सबसे पहले तो पब्लिक के साथ में कंसल्ट की जाए, यानी कि एक तरीके से कोई भी अगर चेंज करने के लिए मार्केट में लेकर आते हैं तो पब्लिक के सामने रखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि शाम को एक तरीके से नहीं कि 5 का पंच एक क्वेश्चन की वीडियो लेकर आया करूंगा और उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, यूपीएससी के क्वेश्चन आप लोगों को पुराने देखने को मिला करेंगे। तो कई सारे बच्चों ने बोला हिंदी में लेकर आओ, तो फिर मैंने उसको हिंदी में रख दिया, ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो क्या हो गया, आप लोगों ने रिकमेंडेशन दी, वहां पर आप लोगों ने सजेशन दिया कि सर इसको ऐसा कर लो, मैंने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये एक तरीके से आप लोगों के साथ में एक कंसल्टेशन हो गया ना, कि आप लोगों को लगा कि यार दिक्कत है इसमें, ये कर लेते हैं, तो उस तरीके से चीजें उसमें चेंज कर दी गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को ही देखना है एट द एंड ऑफ द डे, आप लोगों को फायदा नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो फाइनलाइज करने की बात की गई कि पब्लिक कंसल्टेशन के साथ में हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे। इसी के साथ में गवर्नमेंट के द्वारा ये भी सजेस्ट किया गया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा कि एक फिक्स टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार एक तरीके से बाबा आदम के जमाने की चीजें पड़ी हुई हैं, चल रही हैं और उसको कोई सोल्यूशन ही निकाल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिक्स टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर होनी चाहिए जो भी चीजें, ये तो रिजेक्ट करना है या फिर अप्रूवल करना है, फटाफट उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लटका रहे हैं कि ये करेंगे ये करें, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट होनी चाहिए। और मिनिस्ट्री के द्वारा ये भी सजेस्ट किया गया, ये भी बोला गया कि एक तरीके से क्विकर एडमिशन आप लोगों को केस का करना है कि झट मांगनी और फट बिहार आप लोगों को देखने को मिले। तो यहाँ पर ये मिंट जो है बेसिकली न्यूज़पेपर, इसके अंदर यहाँ पर ये कवर किया गया जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। अगर आप लोगों को पहले में इसकी एक तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों से कोई इसका मतलब पूछ ले तो पहले एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हमारी कंट्री में 2016 में लाया गया। एक टाइम बाउंड मैनर में अगर कोई भी दिक्कत है तो उसको रिजोल्व करने के लिए कंपनी या फिर इंडिविजुअल का तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इंडिविजुअल, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है या फिर कोई कंपनी है, वो अनेबल हो जाए रीपे करने में अपना आउटस्टैंडिंग डेट, यानी कि वो अपना जो उसके ऊपर उधारी थी वो उसको पे करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इंसॉल्वेंसी, तो यहां पर दिवालिया हो गया। पर लेकिन जब यही दिवालिया जो है यहाँ पर ये एक तरीके से कोर्ट जो है वो एक तरीके से वो भी डिक्लेयर कर दे कि हाँ भाई साहब इनके बस की है ही नहीं है अब यहाँ पर पे करना, यानी कि लीगल डिक्लेरेशन कर देना, यानी कि ऑलरेडी उनकी कहानी खत्म हो चुकी है, पर लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि भाई साहब ये आप लोगों का जो भी उधारी थी वो पे नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया बैंकरप्सी, यानी कि अब तो भाई साहब बिल्कुल ठप्पा लग गया है, इनके बस की ये काम ही नहीं है, यानी कि इनसे होता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है। तो वही वाली बात हो गई यहाँ पर कि अब इनके बस की ही नहीं है, तो ये कैसे करेंगे इस काम को। तो यहाँ पर एक ठप्पा लग गया, एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर दिया कि भाई साहब अब इनके बस की बात नहीं है, अब आप क्या करो इसको नीलाम कर सकते हो। आप अब नीलाम करके आप लोग जितना भी अपने 54 या 58 रुपया जो निकाल सकते हो उसमें से निकाल लो, वरना ये बर्बाद हो चुकी है, इसने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में डिफरेंस। इनके इंसॉल्वेंसी तो एक तरीके से हो गया कि भाई साहब मेरे बस की नहीं है, फिर यहाँ पर बैंक के द्वारा भी डिक्लेयर कर देना बैंकरप्सी की, हाँ एक तरीके से यहाँ पर डिक्लेयर कर देना कि बिल्कुल ऐसी जो हो गई और कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो लीगल डिक्लेरेशन हो गया, एक तरीके से ठप्पा लग गया। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो है उसमें ये बोला गया कि ऐसा एक कोड बनाएंगे जिसके चलते यहाँ पर ऐसा एक कोड लेकर आएंगे कि यहाँ पर देखिए कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अपने पैसे उधारी में दिए होंगे, कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसने पैसे लिए होंगे। तो एक तो होता है पैसा देने वाला और एक होता है पैसा लेने वाला। अब यहाँ पर ऐसा हो कि जिसने ले रखा है, जिसके पैसे लेने के बाद में कंपनी स्टैब्लिश की थी, उसकी भी कहानी खराब हो गई और देने वाले का तो कोई गलती नहीं थी, देने वाला वैसे ही फंस गया। तो यहाँ पर एक बीच का पाथ निकालते हैं जिसको बोलते हैं बुद्धा वाला पाथ, यानी कि इसको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए और इसको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए, तो कुछ ऐसा पाथ निकाल कर चला जाए। तो यहाँ पर क्या होता है अगर बात की जाए तो मोटा मोटा फंडा ये है, आज की डेट में मान लीजिए कोई बैंक है, आप लोगों ने उसको पैसा दे रखा है अपना उसमें रखने के लिए, और बैंक जो है उसकी खस्ता हालत हो गई, बैंक जो है उसका दिवालिया निकल गया, तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो आप लोगों का पैसा बर्बाद हो गया जो बैंक में रखा होता, ठीक है। तो आप लोगों का जो पैसा था वो एनपीए हो गया, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया, यानी कि आप लोगों का जो पैसा था
वो अब आप लोगों को रिटर्न नहीं मिलने वाला है, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ब्याज मिल रहा था, ब्याज तो गया, आप लोगों का पैसा भी गया। तो एनपीए की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाती है अगर कोई भी कंपनी ऐसे दिवालिया होती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंपनी जो है वो बैंक से लोन लिए रखती है और अपना काम चलाती है। अब बैंक का निकल गया दिवालिया तो कंपनी तो उससे पहले अपना दिवालिया निकाल के खड़ी हो गई है। मतलब एक तरीके से जब कंपनी का दिवालिया निकल गया तो बैंक तो अपने आप दिवालिया निकल गया, क्योंकि कंपनी ने पैसे रखे थे। अब जब कंपनी ने पैसे रखे थे बैंक को नहीं दिए, अब बैंक बोलेगा भाई साहब उसने मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तो इस तरीके से ये रीढ़ की हड्डी होती है इकोनॉमी की, वो टूटती हुई नजर आती है। अभी यहां पर दिक्कत क्या थी? यहां पर ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो क्यों लाया गया? सबसे पहले तो ये हिस्टोरिक रिफॉर्म क्यों बोला गया इसको? हिस्टोरिक का मतलब है कुछ ऐसा काम कर देना भाई साहब जो आज तक हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ काम कर देना। वो नहीं कि घर में आप लोगों ने देखा होगा एक कोई बच्चा है वो दिख रहा था घर में आज तक कोई जो है किसी गवर्नमेंट जॉब ही नहीं लगी, और एक बच्चा निकल कर आया उसने सीधे सीधे सिविल सर्विस क्रैक कर दिया। तो क्या हुआ? एक तरीके से हिस्टोरिक काम कर दिया अगर घर के हिसाब से बात करें आप, क्योंकि घर में किसी गवर्नमेंट की जॉब नहीं लग रही थी आज तक, उसने सिविल सर्विस सीधा क्रैक कर दिया। तो ये होता है हिस्टोरिक काम। तो इसी के चलते अगर आप लोग बात करें तो हमारे देश में आज की डेट में अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी है या फिर कोई अकेला इंसान है या फिर कोई पार्टनरशिप में कोई कंपनी है, तो यहां पर अगर कल को कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो किस तरीके से चीजों को ढंग से यूटिलाइज करना है। तो एक तो टाइमली मैनर में, यानी कि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले, समय के रहते हुए चीजें सुधर जाए। दूसरा एसेट जो है थोड़ा सा वो भी यहां पर मिल जाए उनको, ऐसा ना हो कि सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। तो इसके चलते यहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो अलग अलग एरिया में डिवाइडेड हो रखे थे। यानी कि ऐसा नहीं है आप लोगों को बोलूं कि चलो सब्जी बनानी है, एक टमाटर जाके लेकर आ रहा है, गोभी लेकर आ रहा है, ठीक है, एक आलू लेकर आ रहा है, कोई यहाँ पर मटर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो सारी अलग अलग जगह से लेकर आ रही है कि उसकी दुकान से टमाटर ले आना, उसकी दुकान से आलू लेते आना, इसकी दुकान पे ये मिल जाएगा, ठीक है। पर सोचो कि एक मॉल में आप लोग चले गए और वहीं पर सारी चीजें एक जगह इकट्ठे मिल जाए। तो ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक तरीका मॉल है वो, जहां पर सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है रखी हुई, और कोई भी टेंशन आप लोगों को यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ती है। पहले क्या था, कंपनी एक्ट में जाओगे तो वहां पर आप लोगों का लिक्विडेशन के बारे में बात करते थे, वाइंड अप के बारे में बात करते थे कंपनी को कि हाँ भाई कंपनी की हालत खराब हो गई। सरफाइसी एक्ट में जाते थे तो ये बोलता था भाई साहब सिक्योरिटी को कैसे लेकर चलना है इस कंपनी की। इसी के साथ में रिकवरी ऑफ द डेट ड्यू टू बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, इससे जाकर रिकवरी की बात करते थे। अब ये सारा माल जो है यहाँ पर वो आप लोग को एक जगह देखने को मिलेगा, यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों एक ही जगह आप लोग के आगे। तो ये हो गया आप लोग का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कि सबका सॉल्यूशन हम लोग यहीं पे निकालेंगे। ऐसा नहीं कि दर बदर की ठोकर खाते हुए फिरेंगे, ये वो करेगा और वो ये करेगा। ये जो पिक्चर है ये आप लोगों को पूरा माहौल बना के देगी जो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, ठीक है। सबसे पहले बोला गया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेकर क्यों आए गए, तो भाई साहब स्पीडी रिजोल्यूशन यहाँ पर निकालना है, जो भी एसेट्स थी जो स्ट्रेस में यहाँ पर चल रही थी तो उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पर कौन जाकर इसको लेकर जाएगा, तो एप्लीकेंट जाएगा, इंडिविजुअल पार्टनरशिप या फिर कोई एलएलपी जो कंपनी है कॉर्पोरेट है वो लेकर यहाँ पर जाएंगे, यानी कि ये लोग लेकर जाएंगे जिनके द्वारा यहाँ पर नुकसान झेलना उनको पड़ रहा है कि कुछ सोल्यूशन निकले। नेक्स्ट यहाँ पर व्हेन, यानी कि कब लेकर जाएंगे, ऑथोरिटी जो है वो डिसाइड करेगी कि इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन यहाँ पर लगभग 180 डेज या फिर 90 डेज जो यहाँ पर एक्सटेंशन दिया जाता है, अलाउ किया जाता है कि आप लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से लेकर चल सकते हैं। कब होता है यहाँ पर चीजें, तो एक तरीके से फास्ट ट्रैक प्रोसीजर होता है, 90 डेज के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिक एंट्रीज होती हैं, उसमें यहाँ पर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। एजुकेटिंग ऑथोरिटी क्या रहती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रहते हैं यहाँ पर, जो कि इन सारी चीजों को देखता है, उसके बाद में फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। तो पूरा एक प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जिस प्रोसीजर के थ्रू काम होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसीजर था पहले इनफेक्टिव था यहाँ पर, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर इसके अंदर रिफॉर्म लाने की बात की गई कि अब चीजों को ढंग से सुधारेंगे। तो बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी जो है उसके द्वारा बोला गया कि इंट्रोड्यूस किया जाए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल, ताकि प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है वो निकल सके। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, बेसिकली सबसे पहला तो यह कि कंसोलिडेट, यानी कि एक जगह इकट्ठे हो जाएं जो भी एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी जो लॉज हैं, ये अलग अलग जो बिखरे पड़े हैं सारे, वो एक जगह इकट्ठे आ जाएं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा, एक सिंप्लीफाइड होना चाहिए और तेज होना चाहिए, यानी कि आसान भी हो और फास्ट भी हो। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए, यानी कि बाबा, यानी कि एक तरीके बीरबल की खिचड़ी बन रही है तो भाई साहब वो तो बन बुना ली फिर खा भी ली, इससे ये ना होने का है काम, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर, देखिए जिसने पैसा दे रखा है अगर उसका इंटरेस्ट जो है आप लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कल को कोई किसी को पैसा नहीं देगा कि यार ये तो पता नहीं दिवाली निकल गया मेरा पैसा बर्बाद होगा। तो लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हुए डरेंगे और इससे देश के अंदर काफी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। दूसरा, रिवाइव करना कंपनी को इन टाइम बाउंड मैनर में। अगर कोई डूब रहा है तो बेसिक पर्पज ये होता है कि उसको डूबने से बचा जाए, क्योंकि जब कोई एक बिल्डिंग गिरती है तो आसपास वाली बिल्डिंग को भी यहाँ पर बेसिकली डुबा देती है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। इसी के साथ में यहाँ पर इससे क्या होगा, अगर कल को यहाँ पर सॉल्यूशन निकल जाते हैं और फायदा हो जाता है यहाँ पर लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तो आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर और ज्यादा देखने को मिलेगी। लोग बिजनेस करेंगे, उनको लगेगा यार ये तो आसान काम है, ठीक है, कोई दिक्कत भी देखने को मिल रही है, तो इसके चलते लोगों के अंदर और फीलिंग आएगी अच्छे से चीजों को लेकर चलने की। तो यहाँ पर सेटअप किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ द इंडिया,
ताकि इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो देखिए आज की डेट में अगर बात करें, जो इंसान जो है जो पैसा दे रहा है, ठीक है, अगर आप लोगों ने जैसे कि पैसा दिया तो आप लोग क्या हो गए यहाँ पर, आप लोगों को तो एनपी हो गया, ठीक है, और जिसका पैसा डूब गया उसका दिवालिया निकल गया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो यहाँ पर एक तरीके से ये सिचुएशन ऐसी है कि हर एक इंसान को फायदा पहुंचाएगी अगर एक प्रोसीजर को फॉलो करके चला जाए ढंग से और सॉल्यूशन आप लोग निकालोगे। तो ये मुद्दा यहाँ पर बोलने की कोशिश इनके द्वारा की गई है, तो उसके लिए रिफॉर्म्स के अंदर लाए जाएंगे। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आगे अब आइए अब आगे चलते हैं। साइंस एंड टेक के बारे में यहाँ पर ये न्यूज बात करेगी, और ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये डिफेंस यानी कि इंडियन आर्मी से निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में इससे पहले एक पर्टिकुलर सिस्टम यूज किया जाता था बेसिकली मैसेजिंग के लिए। यहाँ पर इसको बोलते थे AWAN यानी कि आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क का जो आर्मी का है उसको यूज किया जाता था मैसेजिंग के लिए। सिक्योर नेटवर्क होता है ताकि कोई भी यहाँ पर मैसेज न पढ़ पाए, तो आपस में ही सारा सिस्टम चलता रहे। लगभग 15 साल पुराना वो सिस्टम हो गया था, तो लगा यार कुछ नया लेकर आते हैं। तो ASIGMA यानी कि आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस जो मैसेजिंग एप्लीकेशन बोला गया, यानी कि आर्मी का सिक्योर और इंडिजिनस यानी कि अपने द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इंडिजिनस को यहाँ पर आई और जिनस, जो यहाँ पर इंडी और जिनस को अलग अलग कर दिया, मैसेजिंग ऐप हो गया पूरा, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आर्मी के जो कोप्स सिग्नल के जो लोग हैं वो आपस में मिलकर बात कर पाएंगे, ठीक है। ये सिग्नल कोप्स होती है आर्मी के अंदर। मैंने बताया था ना एक बार कि मेरे फादर जो थे यहाँ पर इसी में थे, वो रिटायर हुए, तो यहाँ पर सिग्नल कोप्स के अंदर ही वो काम किया करते थे बेसिकली आर्मी के अंदर में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी का काम करती हैं। ये जो सिग्नल कोप्स होता है यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट एरिया होते हैं यहाँ पर अगर बात करें आर्मी के अंदर में। तो यहाँ पर इसके अंदर एक नया अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो ये इन हाउस डेवलपमेंट किया जाता है। इन हाउस का मतलब एक तो होता है कि ऐप जो है यहाँ पर ये ASIGMA बाहर बनवा ले किसी प्राइवेट कंपनी से, TCS से, HCL से, और बोला कि फिर हम लोग यूज कर लेंगे, नहीं, यहाँ पर खुद आर्मी ने ही अपने आप इसको स्वयं से डेवलप किया गया। तो ये एक तरीके से इन हाउस डेवलपमेंट इसको बोल देते हैं, बाहर से बनवाकर हम लोग इसको लेकर नहीं आए। तो न्यू जनरेशन जो वेब बेस्ड मैसेजिंग ऐप है यहाँ पर ये एंटायरली इन हाउस एक्सक्लूसिवली ये यहाँ पर जो टीम ऑफिसर्स हैं यहाँ पर कोप्स ऑफ सिग्नल उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो ये सैल्यूट करने वाली बात है, कहीं ना कहीं खुद से ही यहाँ पर लगकर इतना बड़ा काम कर डाला ताकि अपना कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको हम लोग सिक्योर कर सके। तो आर्मी का इंटरनल नेटवर्क है यहाँ पर। तो मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव के तहत भी यहाँ पर चीजें आप लोगों को बढ़ती नजर आएंगी, ठीक है। तो PIB के अंदर यहाँ पर ये न्यूज की कवर की गई बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री के रिलेटेड, तो जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेंगे। यहाँ पर अगर बात करें ASIGMA ये जो ऐप है तो ये काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइफ टाइम सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। फ्यूचर अपग्रेडेशन है यहाँ पर, ये इस तरीके से ऐसा होगा कि कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जब भी कोई दिक्कत है उसका सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो डिजाइन किया गया यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। जैसे हमारा संविधान है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको एक जिंदा संविधान बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुनिया भर के अमेंडमेंट किए जा चुके हैं टाइम को रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो अगर कोई भी चीज ऐसी है जो कि अपने आप को अवेलेबल कराए अमेंडमेंट के लिए, तो वही चीज सर्वाइव करती है। और जो भी अमेंडमेंट के लिए अपने आप लोग तैयार नहीं रखते हैं, जो चल रहा है उसी तरीके से चलता रहे, कुछ भी उसके अंदर चेंज ना हो, तो वो इंसान भी दिक्कत झेलता हुआ मिलता है जिंदगी में, जो कि समय के साथ में नहीं चलेगा। तो समय के साथ में चलना काफी ज्यादा जरूरी है। सुना होगा आपने, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है, क्योंकि समय चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सबको 24 घंटे मिलते हैं। तो अगर हम लोग उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी बहुत सारी। तो जो ऐप है यहाँ पर ये कई सारी आप लोगों को कंटेम्प्रेरी जो फीचर देखने को मिलेंगे कि लाइन मल्टी लेवल सिक्योरिटी, इसी के साथ में मैसेज जो प्रायोरिटी ट्रैकिंग, इसी के साथ में डायनेमिक ग्लोबल एड्रेस बुक, इसी के साथ में ऑप्शन टू मीट द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्मी। तो जो भी चीजें हैं वो सारी इसके अंदर फुलफिल की गई है, यानी कि पूरा एक तरीके से बैलेंस डाइट है ये आर्मी के लिए। खासकर अगर बात करें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रियल टाइम डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर पर्टिकुलर आर्मी की पर्टिकुलर अगर बात करें, ठीक है। इसी के साथ में इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ पर ऑटो एक तरीके से नहीं ऑटोमेशन इन मेजोरिटी वे यहाँ पर, क्योंकि कोविड-19 के चलते क्या हुआ, पहले लग रहा था कि यहाँ चीजें जो चल रही हैं उनको उस तरीके से नहीं अपने हिसाब से चला लो, पर लेकिन अभी फिलहाल जो है जब से कोविड-19 आया तब से सबको समझ में आ गया कि यार कुछ ना कुछ सोल्यूशन चीजों का निकालना पड़ेगा। तो ये भी एक सोल्यूशन है यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी फील्ड में, जो कि हमारी कंट्री के आर्मी के द्वारा भी इसको इंप्लीमेंट किया गया है, ताकि आगे चलकर पेपरलेस चीजें हो सके। पेपरलेस मतलब कागज ज्यादा यूज न करना पड़े, ऑनलाइन चीजें ट्रांसफर होगी तो चीजें अपना खत्म। तो उस तरीके से यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चला जा रहा है। तो ASIGMA जो ऐप है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा जो यहाँ पर एफर्ट जो है आर्मी का आगे आने वाले टाइम में। और ये एप्लीकेशन जो इस तरीके से आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये और भी लार्ज स्केल पर आगे चीजें बढ़ेगी, नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को इंप्लीमेंट मिलेगा, और देश की सिक्योरिटी जो है वो भी खतरे में नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर से अगर किससे बनवाते तो कई बार खतरा भी रहता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से। तो कई सारे लेवल पर आप लोग इसके फायदे देख सकते हैं। तो मतलब ये कि आम के आम और गुटलियों के दाम वाली बात हो रखी है अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो।
आगे चलते हैं, यहाँ पर ये भी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है। डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बात करेंगे यहाँ पर हमारे देश में एक पर्टिकुलर जहाज था जो कि डीकमीशन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते थे खुरखुरी, ठीक है। तो ये आईएनएस खुरखुरी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको अभी डीकमीशन किया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर ये एक जंगी जहाज था। अच्छा, आईएनएस का मतलब अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या है इसका मतलब, क्या आप लोगों को पता है? वीडियो को पॉज कर एक बार आप लोग आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन से आंसर देते हैं। इसको बोलते हैं इंडियन नेवल शिप, ठीक है। एक बच्चा पूछ भी रहा था कि सर आईएनएस का क्या मतलब होता है, तो अगर कोई ऐसा पूछता है ना यार, उसको बता दिया करो, ठीक है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता यार, आप लोग बता दिया करो। अगर कोई पूछ रहा है, मजाक नहीं उड़ाया करते, ठीक है। अगर कोई भी लगता है कि कोई नया बच्चा है तो उसको लगता है कि चीजें नहीं पता है, तो एक दूसरे को सपोर्ट किया करो ना। तो यहाँ पर वरना मतलब ही क्या रह गया कि आप लोगों ने कुछ सीख लिया और आप लोग किसी को बता नहीं रहे, तो उसका मतलब थोड़ा ना किया तो है कि आप लोग एक तरीके से वही बातें होगी कि एपीजे अब्दुल कलाम सर ने मिसाइल बनाना सीख ली, पर लेकिन मिसाइल बना के नहीं गए, निकल गए ऐसे ही, तो उससे मतलब थोड़ा रह जाता उस चीज का। कोई टैलेंट है तो उसको यूज करो ना लोगों की हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर लगभग 32 साल तक यहाँ पर सर्विस में रहा है यहाँ पर ये आईएनएस खुरखुरी। तो अभी यहाँ पर इसको डीकमीशन कर दिया गया है। बेसिकली मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर ये मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर जब शब्द यूज किया गया है कि हाँ आईएनएस खुरखुरी जो है उसको डीकमीशन कर दिया गया है, तो मतलब डीकमीशन का मतलब क्या हो गया? अगर आप लोगों से कोई मोटे मोटे तौर पर पूछे तो डीकमीशन का मतलब होता है कि एक नेशनल फ्लैग होता है, ठीक है, यहाँ पर उसके ऊपर से वो हटा लिया जाता है। नेवल फ्लैग होगा वो भी उसको हटा लिया जाएगा। एक तरीके से यहाँ पर ये रहे कि सूर्यास्त के समय यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज और यहाँ पर उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है। जो यहाँ पर नौसेना का जो पताका फहराता है उसको भी उतार दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया उसको डीकमीशन कर दिया। तो ये बेसिकली डीकमीशन का मतलब होता है कि अब यहाँ पर वो सर्विस में नहीं रहा। इंडियन नेवल जो यहाँ पर शिप रहेगा वो डीकमीशन कर दिया गया 32 साल के बाद में। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर इनके द्वारा प्रोवाइड कराएगी। अगर बात करें आईएनएस खुरखुरी के बारे में, ये हमारी कंट्री में बेसिकली जिसका नाम है यहाँ पर मजगांव डोक शिप लिमिटेड, ठीक है, शिप बिल्डिंग लिमिटेड, यहाँ पर इसके द्वारा 1989 में इसको बनाया गया था। ये कंपनी कहां पर है चलिए ये बताइए कम से कम आप लोग, ठीक है। ये अगर बात करें यहाँ पर ये वेस्टर्न, अगर बात करें यहाँ पर ये एक तरीके से डिफरेंट है बेसिकली जो यहाँ पर ईस्टर्न जो फ्लीट होते हैं उनसे। और इंडियन नेवी के बारे में अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर शिप जो था वो कमीशन करता है बेसिकली 28 कमांडिंग ऑफिसर आप लोगों को इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। अगर डिस्टेंस के बारे में बात करें इसके द्वारा 6,44,897 न्यूटिकल माइल्स जो है आज तक के इसके द्वारा जो है वो क्रॉस किया गया। अगर वर्ल्ड की लगभग 30 टाइम्स अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि नेविगेशन अक्रॉस द वर्ल्ड 30 टाइम्स अगर बात करें, यानी कि एक तरीके से डिस्टेंस जो है इसके द्वारा कवर की गई है। 3 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, इतनी डिस्टेंस इसके द्वारा ट्रेवल की गई है। यानी कि माना जा सकता है काफी लंबी डिस्टेंस इसके द्वारा ट्रेवल की गई है। एक पृथ्वी का लगभग 30 बार चक्कर लगाया जा सकता है। और यहाँ पर चांद और पृथ्वी के बीच में अगर बात करें तो उसका 3 गुना डिस्टेंस इसके द्वारा कवर की गई है। हमारी कंट्री में यहाँ पर ये एफिलिएशन जो रहा ये गोरखा ब्रिज जो है यहाँ पर, यानी गोरखा जो फोर्स है इंडियन आर्मी की, ठीक है, तो यहाँ पर गोरखा जो ब्रिगेड है सॉरी उसके साथ में यहाँ पर ये कनेक्ट रहा, ठीक है, एफिलिएशन जो है शिप का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। तो अभी इसको जब डीकमीशन किया गया तो बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर में कोई बुजुर्ग है, ठीक है, उनकी जो एज है मान लीजिए 100 ऊपर से ऊपर हो चुकी है, तो जब उनकी डेथ होती है तो हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पूरी उम्र जो है वो इंसान अपनी जी कर गया है। पर लेकिन अगर किसी की उम्र ऐसी है कि 30-40 की उम्र में निकल गया तो उस टाइम पर दुनिया भर का ऐसा लगता है कि पहाड़ टूट गया, यानी एक तरीके से इतना ज्यादा दुख होता है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो यहाँ पर हर एक चीज की एक उम्र होती है, अगर वो उसको कंप्लीट करके जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी ये लगा कि यहाँ पर इसकी उम्र हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर इसको जो खुखरी है इसको यहाँ पर अभी बेसिकली डीकमीशन किया गया। तो लिखा हुआ यहाँ पर 1989 से लेके 2021 तक का भारतीय नौसेना का पोस्ट जो है उसको यहाँ पर डीकमीशन किया गया। पर इसके साथ में एक दुर्घटना जुड़ी हुई है जिसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आईएनएस जो खुखरी है यहाँ पर इसका एक पहले इसका एक बोल सकते हैं कि पहले यहाँ पर इसके पापा थे, जैसे नहीं बाहुबली मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, तो पहले यहाँ पर बाहुबली, फिर उसके बाद में आया उसका बच्चा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आईएनएस खुखरी था यहाँ पर जो कि था F149, ठीक है। F149 जो था यहाँ पर ये एक लड़ाकू जहाज था यहाँ पर इंडियन नेवी का। और दमन एंड दीव गुजरात के अंदर में 1971 की वॉर जब पाकिस्तान के साथ में चल रही थी तो पाकिस्तान की एक पनडुब्बी थी, ठीक है, उसके द्वारा 1971 की वॉर में हमारा ये जहाज जो था वो डुबा दिया गया था। और ये माना जाता है कि आईएनएस खुखरी जो है यहाँ पर ये फर्स्ट शिप था जो कि डूब गया था यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के। अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में देखें तो पहली बार ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिला था कि एक जहाज यहाँ पर डूब गया था। और ओनली इंडियन नेवी का एक अकेला ऐसा लोता ये वॉर शिप था जो कि यहाँ पर डूबा है आज तक की डेट में, वरना कोई भी नहीं डूबा है। तो पाकिस्तान की जो पनडुब्बी थी उनके द्वारा इसके ऊपर अटैक किया गया। तो ये अपने ही आप में काफी एक बड़ी घटना हमारे लिए आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन इसके बाद में फिर हम लोगों ने आईएनएस खुखरी P49 बनाया।
तो नेम जो था यहाँ पर INS कुकरी के नाम पर रखा गया, जिसका नाम था F149। तो हम लोगों ने इसको P49 बनाया, जो यहाँ पर फिर से हम लोगों ने इसको अपनी जो नेवी में लेकर आए और तब से लेके अब तक का ये सर्विस में था और अब जाकर इसके द्वारा यहाँ पर इसको डीकमीशन किया गया है। तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी याद रखिएगा, क्योंकि 1971 की वॉर के बारे में बात करें तो अभी यहाँ पर 50वीं साल जो है वो सेलिब्रेट की गई उसकी, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये अभी यहाँ पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की जा रही थी, तो यहाँ पर इस तरीके से बैकग्राउंड में इन्फॉर्मेशन देखकर आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया, ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे पाओगे। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पर यह तास्मानिया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, इसी के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। एक मछली है जिसके आप लोग यहाँ पर बेसिकली पैर देखने को मिलेंगे, या फिर आप लोग इसके हाथी बोल सकते हैं, तो जो भी आप लोगों को लगे सुटेबल वही आप लोग बोल सकते हैं। ये जो मछली है यहाँ पर ये 1999 में इससे पहले देखी गई थी, अभी यहाँ पर 22 साल बाद यहाँ पर ये मछली देखी गई है कॉमनवेल्थ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए कैसे पता चलता है, यहाँ पर जंगलों में शेर देख लिया काफी दिनों के बाद में, ये पर्टिकुलर चिड़िया का पता चल गया काफी दिनों के बाद में। तो होता क्या है, आज के डेट में हम लोग काफी टेक्नोलॉजी के साथ में लैस हो चुके हैं, तो वहां पर कैमरे लगाए जाते हैं हाई इफिशिएंसी के। तो समुद्र के अंदर भी यहाँ पर इसी तरीके से पता किया गया, यहाँ पर समुद्र के अंदर जो है यहाँ पर अपना अनेक तरीके से कैमरा वगैरह डाला गया, तो उसके चलते यहाँ पर इसको यहाँ पर नोटिस किया गया। देख सकते हैं इतने पास से आकर यहाँ पर इसका फोटो खींचा गया, तो ये ऐसा तो नहीं कि इंसान वहां पर कैमरा लिए बैठा होगा, ठीक है, तो कोई पास में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो एजेंसी है उसके द्वारा यहाँ पर इसका पता लगाया गया, तो उसके चलते यहाँ पर पता लगा कि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो मेरीन रिसर्चर हैं उनके द्वारा अंडर वाटर कैमरे यहाँ पर लगाए गए, जो यहाँ पर बेसिकली सी बेड के ऊपर तास्मान जो यहाँ पर एरिया के अंदर में, तो तब से लेकर अब यहाँ पर इसको स्पॉट किया गया, ठीक है। तो तास्मान फ्रैक्चर जो मेरीन पार्क है यहाँ पर, वहां पर ये चीजें देखने को मिली, तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक हैंड फिश है जो कि सैलो वाटर में पाई जाती है। डेप्थ लगभग आप लोगों को अगर देखने को मिले यहाँ पर वो 150 मीटर के करीब देखने को मिली, जहां पर इसको पाया गया। ये जो न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी काफी डिटेल में इसको कवर किया गया। अब हम लोग इसको कवर करते हैं अच्छे से। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गांव में अगर किसी के वहां पर जाते हैं कि भाई साहब किसके कुनबे में से आता है, किसके परिवार का लड़का है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग बोल सकते थे। यहाँ पर इसी के साथ में हैंड फिश जो है यहाँ पर, अगर उसके बारे में आप लोग बात करेंगे, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी ब्राचियोनिडिचिडिजे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह का एक प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस परिवार से निकल कर आते हैं, ठीक है। तो टोटल मिलाकर फैमिली के ग्रुप के अंदर में 5 आप लोगों को जेनरिका देखने को मिलेंगे आप लोगों को, और 14 एक्सटेंड स्पीसीज आप लोगों को नजर आएगी। तो परिवार का नाम है, मन करे तो याद रख लीजिए, वरना कोई रटना ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये जो फिश है यहाँ पर, ये अगर इसके बारे में आप लोग बात करें तो एक तरीके से ये समुद्र के फ्लोर के ऊपर रेदर देन स्विम करती है। एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसके जो ये पैर हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है कि ये समुद्र के फ्लोर के ऊपर चल रही है, ना कि तैर रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो इसके पैर हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर चल रही है, ऐसा लगता है कि वॉकिंग ऑन द सी फ्लोर रेदर देन स्विमिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि अपने हाथों को यूज करके नहीं, हाथ मारते से आप लोग पानी में जाएं तो आप लोग ना हाथ मार मार के तैरते हैं, तो वाली चीजें यहाँ पर। तो हैंड फिश है यहाँ पर, तैरना किस किस को आता है आप लोगों में से, अगर पानी में उतार दीजिए तो ऐसा है कि अपनी जान बचा सको या फिर किसी और की भी जान बचा सको, इतना तो कम से कम होना चाहिए इंसान का कि हाथ पैर थोड़े तो मारे जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो तास्मेनिया वाला एरिया है, वहां पर ये अभी इसको देखने को मिला। अगर बात करें यहाँ पर साइंटिफिकली, यहाँ पर इसको लैटिन यहाँ पर ब्रेचिनम के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, BRACHIUM, ठीक है। तो लैटिन ब्रेचिनम के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। तो कहां पर पाई गई वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके ऊपर आप लोगों को ये हैंड फिश आप लोगों को जो देखने को मिलती है, लिटिल जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाथ ही है पूरे, ठीक है, कि हाँ बिल्कुल प्रॉपर हाथ है इसके, पर हाथ जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, तो इसको इसलिए इसको नाम हैंड फिश रख दिया। तो यहाँ पर आज के डेट में वनरेबल है, यहाँ पर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में अगर देखा है तो हैंड फिश जो है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तक की लॉन्ग आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि शार्क मछली है, ठीक है, काफी छोटी सी आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगी। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो छोटी सी मछली है कि स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखें, छोटे छोटे जो दांत होते हैं ना, तो उसके तरीके आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर बेसिकली स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी हल्के हल्के से, ठीक है। तो उसके नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। अगर आप लोग इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर डेंटिकल्स जो स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसके नाम पर वर्टी एंगलर्स इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दे आर स्लो मूविंग फिश, तो ये इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। और अगर कल को आप लोगों को तास्मान सी या एरिया के बारे में पूछ ले आप लोगों से, तो फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब न्यूज में था इसलिए आ गया, वरना कोई भी फ्री नहीं है कि वैसे फालतू क्वेश्चन पूछेगा। हमेशा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूज में जरूर चल रहा होगा, अगर ध्यान से आप लोग उसको पकड़ के देखोगे तो इसलिए हमेशा करंट अफेयर का बैकग्राउंड आप लोग तैयार करिए, तो मैक्सिमम तैयारी आप लोग की वैसी हो जाएगी, ठीक है।
अभी कई सारे बच्चे जो है गुजरात पीसीएस का पेपर देकर आए, उन्होंने भी अपनी चीजें जो है शेयर की है। तो कई सारे क्वेश्चन देखिए अच्छे लेवल के हैं, मैंने पेपर देखा तो कई सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के लगे मुझे, जो कि काफी डिटेल में जाकर पूछ रखे हैं। जैसे मैंने स्टेट पीसीएस यूपी का देखा था, ठीक है, इसी के साथ में आसाम का देखा था, इसी के साथ में हरियाणा पीसीएस का मैंने देखा था, ठीक है। मतलब कई सारे पीसीएस के जैसे आप लोग पेपर देके आते हो या फिर कोई भी पेपर आप लोग देकर आते हो तो आप लोग सेंड करते हो, जरूर सेंड किया करो। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं आने वाले सेशंस में अपने बेसिकली। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये लगा कि कहीं ना कहीं अब तक का अगर पेपर आप लोग उठाकर देखोगे तो यहाँ पर गुजरात पीसीएस का जो पेपर था उनमें मुझे सबसे एक अच्छे खासे लेवल का ही देखने को मिला, ठीक है। हरियाणा के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे हालांकि। तो कहने का मतलब यह है कि हालांकि अगर देखा जाए तो सारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो जो पॉलिटी और करंट का पोर्शन में आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसको आप लोग जरूर देखा करो और मुझे जरूर सेंड किया करो, ताकि आप लोगों को पता चले जो मैंने पढ़ा है कम से कम वो आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वही आप लोग वहां पर नहीं कर पा रहे हो ढंग से तो फिर यार देखिए फिर तो मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या रह गया। अगर आप लोगों को लगे कि यहाँ पर यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन भी देखने के बाद में, ठीक है, कम से कम आप लोगों को समझ में आए क्वेश्चन क्या पढ़ा है एग्जाम में, यार ये तो पढ़ा हुआ रखा है। और देखिए सारे ऑप्शन अगर दे रखे हैं आप लोगों को 4-5 ऑप्शन, तो सारे ऑप्शन किसी को नहीं पता होता है। आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है वहां पर, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे, अगर उनमें से एक भी पता होगा आप लोगों को, जबकि क्वेश्चन पढ़कर एक बार तो मुझे भी लगा टफ क्वेश्चन है, पर लेकिन जब ध्यान से मैंने उनके जो ऑप्शन पढ़े तो ऑप्शन पढ़ने के बाद में पता चला अच्छा यार ये तो कुछ भी नहीं है, ऑप्शन से पूरा ही क्वेश्चन खत्म हो गया 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर अंदर। तो ऑप्शन बड़े ध्यान से देखा करो, कई बार आप लोग क्वेश्चन में लगेगा यार इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर उसको ऑप्शन से आप लोग सोल्व करके ले जाओगे। तो हमेशा कोशिश करो। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात यार, कभी भी अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को अपने अच्छे परफॉर्मेंस देनी है ना, तो अपनी प्रैक्टिस जो है हमेशा उसी टाइम पर करो जिस टाइम पर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने जाओगे। कोशिश करो, मान लीजिए आप लोग का पेपर का जो टाइम है उस टाइम पर कम से कम एक पेपर आप लोग जरूर लगाया करो। कम से कम 10 दिन या 15 दिन या फिर 1 महीना पहले तक आप लोग ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ उस दिन जो है वो पेपर होगा, तो उसी के बेस पर आप लोग क्या करो, अपने आप को उसी लेवल में तैयार करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों से यहाँ पर इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर डिफेंस के रिलेटेड है, यहाँ पर हिस्ट्री लिखा गया गलती से इसको चेंज करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोग की न्यूज आ जाएगी, यहाँ पर डिफेंस के अंदर न्यूज आ जाएगी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी यहाँ पर क्या किया गया, सक्सेसफुली यहाँ पर एक फ्लाइट देखने को मिली जिसमें सरफेस टू सरफेस ये परले के बारे में बात किया गया। तो ये जो मिसाइल है यहाँ पर परले, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से यहाँ पर देखने को मिली आप लोगों को, और ये यहाँ पर क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये एक प्रॉपर आर्टिकल जो यहाँ था ये कवर किया गया यहाँ पर पीआईबी के अंदर भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहाँ पर ये आर्टिकल था बेसिकली, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कई सारे बच्चे यहाँ पर कई बार पूछते हैं कि सर एक बार इसके बारे में बताना, तो मैं आप लोगों को पहले एक बार बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है अगर नॉर्मल भाषा में आप लोग बोले, देखिए ये होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, पहले इन्वायरमेंट में जाती है, यानी कि अपना जो एटमॉस्फेयर उससे बाहर निकल जाती है, और फिर से वहां पर अपना पूरा चक्कर काटकर फिर से वो एटमॉस्फेयर के अंदर आती है और फिर अपने टारगेट को हिट करती है। तो इसको आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, ठीक है। पर लेकिन हाइपरसोनिक जो यहाँ पर बूस्टर गाइडेड जो व्हीकल है या फिर हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है वो आप लोग को देखने को मिलेगा, ये आप लोग के एटमॉस्फेयर के अंदर ही अंदर वार करती है, ठीक है। पर लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, वो एक ट्रेजेक्ट्री लेती है, यहाँ पर बाहर जाती है एटमॉस्फेयर से और फिर एटमॉस्फेयर के अंदर में आके टारगेट को हिट करती है। तो ये हाई एल्टीट्यूड पर जाती है, जबकि ये आप लोग को लो एल्टीट्यूड पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इनके बीच में अगर आप लोगों से कोई डिफरेंस ही पूछने बैठ जाए कि बैलिस्टिक और इसी के साथ में जो यहाँ पर क्रूज मिसाइल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो एक मोटा मोटा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये एक तरीके से जो टारगेट होता है वो प्री डिटरमाइन होता है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर फिट फॉर लार्ज चार्ट टारगेट। पहले से अगर आप लोग यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग एक टारगेट बनाना पड़ेगा, उसका सिलेबस देखना पड़ेगा, पुराने क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, डिफाइंड टारगेट आप लोग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो फॉलो करता है बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, जैसा मैंने बताया इन्वायरमेंट के बाहर जाएगी एटमॉस्फेयर के और फिर उसके अंदर आकर वार करेगी। हाई एल्टीट्यूड पर करती है पर लेकिन इजी टू ट्रेस होता है यहाँ पर ये, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें क्रूज मिसाइल, वो एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड पर होता है तो उसको ट्रेस करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और सेल्फ नेविगेटिंग की कैटेगरी में आती है, यानी कि फायर एंड फॉरगेट वाली की मारो और भूल जाओ, वो अपने टारगेट को अपने आप हिट कर लेगा। तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी और एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है, ये बाहर नहीं निकलती है। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में ये एक मोटा सा डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। अभी हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पर ये परले जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा के अंदर में, वहां से इसको अभी टेस्ट किया गया, ठीक है। तो लो ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर अगर बात करें जो क्वाजाई बैलिस्टिक जो क्वाजाई बैलिस्टिक जो मिसाइल है यहाँ पर, तो लो ट्रेजेक्ट्री आप लोग को देखने को मिलेगी। लार्ज अगर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करें
तो उसके कंपेयर में अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, क्योंकि पूरी बैलिस्टिक नहीं है, यहाँ पर क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल इसको बोला गया है। एक तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर सर्टेन जो यहाँ पर ये पाथ कवर करेगी अपना, और सॉलिड प्रोपेलेंट जो मोटर आप लोग को देखने को मिलेगा, एक न्यू टेक्नोलॉजी के तौर पर यहाँ पर चीजें यूज की जाती हैं। इसके अंदर आप लोग समझ सकते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट, पहले था यहाँ पर लिक्विड यूज किया जाता था, लिक्विड ऑक्सीडाइजर यूज किया जाता था, पंप यूज किया जाता था और कंबस्शन, तो ये पूरा प्रोसीजर था। पर लेकिन अभी यहाँ पर सॉलिड हो गए यहाँ पर ये, इसके अंदर यहाँ पर स्पार्क होता है, इग्नाइट एक तरीके से होता है, आग लगती है, फिर अंदर ही अंदर ईंधन जलता है और फिर यहाँ से कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे मोटरसाइकिल में आप लोगों ने देखा किक मारते हैं तो वो कैसे स्टार्ट होती है, तो वही प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा लगभग। तो वहां पर जो है ये यहाँ पर सॉलिड जो ऑक्सीडाइजर होता है वो यहाँ पर एक तरीके से, इसके बाद में फिर आगे यहाँ पर स्पार्क होता है, इग्नाइट जो होता है यहाँ पर ये लगता है और फिर यहाँ पर कंबस्शन नहीं, पहले पीछे से आग फेंकेगा तो आगे भागेगा। जैसे गुब्बारा में होता है, गुब्बारे में से हवा पीछे को निकलती है तो गुब्बारा आगे को भागता है, तो वही वाला फंडा आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये ड्राइव की गई यहाँ पर प्रहार मिसाइल प्रोग्राम, जो कि फर्स्ट टेस्ट किया गया था 2011 में। प्रहार जो था वो सरफेस से सरफेस पर मार करने वाली लगभग 150 किलोमीटर रेंज के यहाँ पर ये आप लोगों को सिस्टम देखने को मिला। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यार देखो इन सबका, ये एक प्राइमरी जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एक गैप ब्रिज करने की बात की जा रही है। एक साइड में हमारे साथ में पिनाका है, मल्टी जो बैरल रॉकेट है लॉन्चर, इसी के साथ में पृथ्वी गाइडेड मिसाइल है, तो उसके बीच का ये सिस्टम यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो मिसाइल है ये 150 से लेके 500 किलोमीटर तक वार करेगी और लॉन्च की जाती है एक मोबाइल लॉन्चर के थ्रू भी यहाँ पर, ठीक है। उन्हीं मोबाइल लॉन्चर कंधे पर लेकर इंसान एक तरीके से उसको अटैक कर दे। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी, सनी देओल कंधे पर लेकर भागता है उसको लॉन्चर को, तो ऐसा कुछ आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक है यहाँ पर। परले जो है यहाँ पर ये एक तरीके से लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो कि आर्मी की जो इन्वेंट्री में देखने को मिलेगी। और आर्मी के द्वारा यहाँ पर जो ब्रह्मोस है, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, तो उसके आर्सेनल में यहाँ पर जो रेंज है उसकी 290 से लेके आप लोगों को प्लस और भी अभी इसकी रेंज बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये अगर बात करें टैक्टिकल जो बैटल फील्ड में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ब्रह्मोस जो है यहाँ पर एक तरीके से विल बी ए क्रूज ऑप्शन, देखिए एक तरीके से बोल सकते हैं बैलिस्टिक ऑप्शन आप लोगों के पास में है, अभी क्रूज ऑप्शन भी आप लोगों के पास में है, तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों के पास में है। तो ब्रह्मोस क्या हो गया, वो क्रूज मिसाइल होगी, ठीक है, और ये वाली क्या होगी, ये बैलिस्टिक मिसाइल होगी। तो ये इन्वायरमेंट से अंदर भी वार करने वाले होंगे, इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट में वार करने वाले भी होगी, और रेंज भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये कि अब आप लोग के पास में ऑप्शन हो गए, पहले ऑप्शन नहीं थे, अब आप लोग इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं अच्छे से कि कहां कहां पर किस तरीके से क्या क्या चीजें यूज करनी है। जब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर इंसान क्या कर लेगा, अब ऑप्शन है तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो इस तरीके से इंसान के पास में जो ऑप्शन रहते हैं तो वो कई सारी चीजें अच्छे से देख लेते हैं। तो ये आप लोग चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, खासकर जब वुमेन के बारे में यानी कि महिलाओं के बारे में आप लोग बात करते हैं। अभी हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है, यानी कि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी करनी है, यानी कि बच्चा एक तरीके से बच्चे को जन्म देना है, तो इंस्टीट्यूशन के अंदर होना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, कई बार यहाँ पर ये उनकी घर की जो कमाई है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर उनके घर में लो एक तरीके से पैसा यानी कि एक तरीके से कमाई अच्छी नहीं है तो वहां पर फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अभी एक पेपर पब्लिश किया गया जिसको ग्लोबल हेल्थ एक्शन के द्वारा एनालाइज भी किया गया। यहाँ पर तो बोला गया कि यहाँ पर काफी एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये काफी बड़ा बैरियर है, जिसके घर में पैसा नहीं है वो सोचता है कि घर पर ही बच्चा पैदा हो जाए, ना कि बाहर जाकर बच्चा पैदा कराना पड़े हॉस्पिटल के अंदर में, क्योंकि अगर बाहर गया तो 10 से 15 हजार रुपए सीधे आराम से हो जाएंगे। अगर ऑपरेशन भी नहीं होगा, हालांकि ये तो मैंने एक नॉर्मल एरिया के बारे में बात बताई, अगर आप लोग आज के में ठीक ठाक जगह जाओगे तो 50,000 तो बिना उसके लग जाते हैं ऑपरेशन के। ऑपरेशन अगर आ गया ठीक ठाक जगह पे है तो 1 लाख रुपए नॉर्मली उठ जाएंगे। ऐसा नॉर्मली आप लोगों ने आसपास वाले एरिया में देखा होगा। तो ये चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इस तरह की कॉम्प्लिकेशन कई बार देखने को मिल जाती है आज की डेट में। 16 से लेकर 18 की बात करें अगर यहाँ पर 2016 से लेकर 2018 तक, तो यहाँ पर स्टेट लेवल जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी जो रेट है उसके बारे में अगर बात करें तो उसको एनालाइज किया गया। नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके बारे में बात करें तो उसके द्वारा भी डेटा प्रस्तुत किया गया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। हिंदू के अंदर भी इसको चीजों को कवर किया गया है। सबसे पहले तो अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब क्या होता है, तो बर्थ जो होता है चाइल्ड का वो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में हो, यानी कि ओवरऑल सुपरविजन में हो, ट्रेन डॉक्टर वहां पर आप लोगों को देखने को मिले, ट्रेन सारा स्टाफ रहे वहां पर। तो ये बात की जाती है जिससे कि बच्चा और बच्चा यानी कि माँ और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सके। तो ये WHO यहाँ पर इसके बारे में बात करता है कि इसको आप लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। इंपोर्टेंस क्या है यहाँ पर अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में बात करें, अगर इमरजेंसी में कोई भी प्रॉपर इस तरीके की कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई तो यहाँ पर स्किल्ड पर्सन रहेंगे, वो उस प्रॉब्लम को टैकल करने में हेल्प कर सकते हैं। पर लेकिन अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में नहीं रहे, घर पर रहेंगे, तो घर पे तो भाई वही रहती है कि इन्हें झोला छाप टाइप में, नो सिखा टाइप में लोग ज्यादा रहते हैं। तो एक तरीके से कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो फिर उनके हाथ से चीजें निकल जाती हैं।
और इसीलिए मैक्सिमम आप लोग को मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी। जब कोई बच्चा जो होता है उसकी डेथ होती है, मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चों में से कितने बच्चे की जान चलेगी, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। पर लेकिन अगर 1 लाख बच्चे पैदा कर रही है कोई माँ, ठीक है, तो 1 लाख बच्चे पैदा करने पर कितनी जो मदर है उनकी डेथ होगी, तो इसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो ये दोनों कंफ्यूजन में नहीं रहना है, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है यहाँ पर वो प्रॉपर टेक्निक के थ्रू, प्रॉपर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, तो सारी चीजों को प्रॉपर वे में लेकर चला जाता है, तब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, यानी कि हवा में तीर नहीं फेंका जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा देखने को मिलेगा। 9 लो परफॉर्मिंग जो स्टेट है यहाँ पर आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आप लोग को देखने को मिलेंगे, जहां पर काफी लो यहां पर परफॉर्मेंस आप लोग को देखने को मिलती है। इसी के साथ में कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर बात की जाए आज के डेट में, तो हाफ ऑफ द जो कंट्री पॉपुलेशन है कंट्रीब्यूट करते हैं 62% मैटरनल, जो बेसिकली मैटरनल डेथ है, 71% इन्फेंट डेथ है और 72% अंडर 5 डेथ है, और 61 जो है वो यहाँ पर 61% है बर्थ इन द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये जो स्टेट है यहाँ पर इन्हीं में सारा बवाल देखने को मिल जाता है। माँ की भी डेथ सबसे ज्यादा इन्हीं स्टेट में होती है, बच्चों की डेथ इन्हीं में होती है, इन्फेंट इसी के साथ में अंडर 5, सबकी जान सबसे ज्यादा इन्हीं में जाती है, क्योंकि हेल्थ केयर का जो ढांचा है वो बड़ा ही एक तरीके से एक निम्न दर्जे का आप लोग को देखने को मिलेगा। 12% की गरीब मोटरनल जो मैटरनिटी डेथ है, यानी कि माओ की डेथ हो जाती है यहाँ पर बच्चों को जन्म देते हुए, ये काफी बड़ा रेट आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया जो है मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है 113 है पर 1 लाख है, यानी कि 1 लाख अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से 113 जो माँ है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी एक अलार्मिंग कंडीशन में है। यहाँ पर कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर 161 के करीब भी है आज के डेट में। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो यहाँ पर इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती हुई नजर आएगी। कम से कम यहाँ पर जच्चा और बच्चा में से किसी को बचाया जा सकेगा, वरना बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाती है। फिर ये लगता है कि यार लेट कर दी, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो लेट होने से पहले जल्दी है कि हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल लें। तो जननी सुरक्षा योजना हमारे देश में देखने को मिलती है, लगभग 36% लोगों को कवर कर रही है ओनली। तो ये दिक्कत है, यहाँ पर और ज्यादा कवर होना उसका चाहिए था। कई सारी स्टेट जो है यहाँ पर सही है, जैसे उड़ीसा में 86% हो गया, राजस्थान में 85% हो गया, एमपी में 82% हो गया। तो कुछ राज्य हैं, पर लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी ढंग से चीजें प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो इनको हम लोग को ढंग से लेकर चलना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी दिक्कतें हो तो सोल्यूशन निकाला जा सके। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर ये गरीबी है, एजुकेशन नहीं है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इसी के साथ में जो एक तबका है सोसाइटी का, उसको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब अर्ली एज शादी कर दी जाती है, ठीक है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। अभी मैरिज की एज बढ़ाने की बात की जा रही है 21 साल, तो ये काफी एक अप्रिशिएट करने वाला मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के द्वारा भी बातें बोलेगी कि कहीं ना कहीं एक अगर एज 21 साल होगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जो छोटी छोटी बच्चे रहती हैं, अगर वो बचपन में ही मां बन जाती है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। तो पहले उनकी तो शरीर ऐसा रहे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी को एक तरीके से सर्वाइव कर सके, वरना कई सारी बच्चों की जान चली जाती है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर 21 साल एज होगी तो कहीं ना कहीं ये वाला फैक्टर भी और ज्यादा कम होता हुआ नजर आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, गरीबी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है मोर देन ट्वाइस एज मच एज एज ऑफ द मैरिज, यानी कि गरीबी जो है वो भी यहाँ पर काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है एज कंपेयर टू एज। इसी के साथ में एजुकेशन 1.5 टाइम्स मोर इंपोर्टेंट देन द एज ऑफ मैरिज, यानी कि यहाँ पर एजुकेशन पहले गरीबी मिटानी चाहिए, दूसरा एजुकेशन देनी चाहिए, तीसरे नंबर पर आप लोग मैरिज की एज बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आसाम के अंदर बात करें, जो वुमेन है यहाँ पर रिच वेल्थ, अगर आप लोगों को बात करें रिच वेल्थ इंडेक्स के बारे में, तो ऑलमोस्ट 14 टाइम्स मोर लाइकली टू डिलीवरी जो है हेल्थ इंस्टीट्यूशन में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में ओड कंडीशन जब देखने को मिलती है, तो झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पर काफी बुरी कंडीशन भी देखने को आप लोगों को मिल जाती है। जो स्कीम देश के अंदर चलाती है, जैसे जननी सुरक्षा योजना, इसके बारे में बात करें तो जननी सुरक्षा जो योजना है यहाँ पर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर मिलकर काम करती है। तो कई सारे राज्य में काफी ज्यादा फायदे भी पहुंचा रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी को रोकने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित जो मातृत्व अभियान है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एंटीनेटल जो चेकअप के बारे में बात करता है, खासकर 9th एवरी मंथ। तो यहाँ पर ये डेट डिसाइड की गई। और यहाँ पर एक अच्छी बात मुझे लगती है इस प्रोग्राम की कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर अपना दे सकता है। कोई डॉक्टर उसको लगता है कि हाँ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करना है, तो डॉक्टर जो अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है। कुछ और चीजें हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना होगी, इसी के साथ में LAOSHY है, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। पोषण अभियान यहाँ पर चलाया गया, अभी 0 से लेकर 6 साल के बच्चों को फायदा पहुंचा रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग यानी कि जो दूध पिलाती है बच्चों को, उनको फायदा पहुंचा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो कि हम लोग लेकर भी चल रहे हैं, पर लेकिन इंप्लीमेंट अच्छे से हो तभी सोल्यूशन निकल कर आता है, ठीक है।
तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे देखा हम लोगों ने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में फिर हम लोगों ने न्यूज देखी, एक पर्ले मिसाइल के बारे में बात करा, बैलिस्टिक क्या होती है और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की आईएनएस खुरखुरी के बारे में, ठीक है, उसको डीकमीशन कर दिया गया, तो उसके बारे में हम लोगों ने समझी सारी बातें। एक फिश के बारे में मैंने आप लोगों से बात की जिसके हाथ भी हैं, उसके बारे में समझा। इसी के साथ में आर्मी के द्वारा जो ऐप बनाया गया उसके बारे में समझा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों से बातें की। और अभी यहाँ पर ये आप लोग का न्यूज हो गया। यहाँ पर बेसिकली ये हम लोगों ने बातें की कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के बारे में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ASIGMA क्या होता है, AWAN क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों से बात की जा रही है यहाँ पर, बैंक्रप्सी कोड के बारे में। CSIRO ये क्या है, इसके बारे में बताइए। कहां पर बेसिकली अभी यहाँ पर ये जो मछली वगैरह है ये पकड़ी गई जिसके हाथ भी है। INS कौन सा है जिसको अभी डीकमीशन किया गया है। DRDO के द्वारा मिसाइल का नाम आप लोग को बताना है और कहां से इसको छोड़ा गया था ये भी आप लोग को बताना है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा कल का रिवीजन भी कर लेते हैं। कौन सा ब्यूरो है जिसके द्वारा यहाँ पर मैनुअल बात की गई, यहाँ पर मैनुअली इन्वेस्टिगेशन करने की कोई साइबर रिलेटेड क्राइम और हेट स्पीच के बारे में, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। कौन सा यहाँ पर एक्ट है जो कि यहाँ पर बोलते हैं हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है, वरना इलेक्शन से उसका कैंसिल कर दो पर्चा। कालादान प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, सितवे पोर्ट जो है वो कहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। ESG क्या है, इसके बारे में आप लोग को बताना है, ये फंड के बारे में बात की जाती है। इसी के साथ में कार्ड ऑन फाइल के बारे में बात की, किसके द्वारा इसको मैंडेटरी किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन सी रिवर है यहाँ पर जहां पर गरिमाथा बीच के टाइप में आप लोग को देखने को मिलेगी, तो ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था। ओलिव रेडली जो टर्टल है उनको लेकर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ओलिव यहाँ पर ऑपरेशन ओलिव किसके द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट के बारे में बात की गई, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश किया गया था सीजन। इसी के साथ में आर्टिकल 19(1) जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पीपल्स एक्ट जो है 1951 ये आप लोगों को नजर आएगा, जो इंपॉर्टेंट है। सितवे पोर्ट है म्यांमार का, याद रखना इसके बारे में। ESG इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस के बारे में याद रखेगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा कार्ड ऑन फाइल के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से। यहाँ पर देवी रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है, और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ओलिव जो ऑपरेशन चलाया गया। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और वीडियो को आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं, लाइक कमेंट या फिर शेयर कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। तो वीडियो जो है ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से आगे जो बढ़ेगी, और यहाँ पर यूट्यूब को भी पता चलेगा कि वीडियो के अंदर अच्छी चीजें डिस्कस की जा रही है, फालतू की चीजें नहीं है। तो ये काम आप लोग जरूर किया करो, और मॉर्निंग में तैयार रहा करो वीडियो के लिए। आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराते हैं पूरा एक न्यूज़पेपर का डिस्कशन, ताकि सारी चीजें आप लोग की कवर हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।